हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कल हमने पढ़े थे द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 1, जिसमें फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में हमने देखे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉन्शियसनेस एंड इंटरेक्शन, जिसमें से हम लोग ने बात कर लिए थे ग्रोथ एंड सेलुलर स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड ठीक है, द लिविंग वर्ड में बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? रिप्रोडक्शन वन ऑफ द फंडामेंटल characteristics of living organisms। ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा फंडामेंटल कैरेक्टर है? फंडामेंटल कैरेक्टर्स तो है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। अगर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन की, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स of same kinds is known as reproduction. Production of new individuals of same kinds is known as reproduction. Now इसके बाद हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंस, पता ही है आप लोगों को। और ये टू मोड क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, अभी हम बात कर लेते हैं इन दोनों मोड्स में क्या बेसिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बट यहां पे सिंगल और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सिंगल पेरेंट की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट मीन्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी, हम इसको क्या देख सकते हैं? ये यूनिपेरेंटल है। कैसा है? यूनिपेरेंटल। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल हो सकता है। ठीक है ना, यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स की बात हो गई। अभी अगर अब हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद
गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेट फॉर्म यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो विद और विदाउट, ठीक है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन इज नेसेसरी, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन जो है वो नेसेसरी प्रोसेस है, ठीक है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में absent होगा, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन इज प्रेजेंट, ठीक है। ये एक नेसेसरी प्रोसेस है गैमेटिक फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं कि वेरिएशन इज नॉट फॉर्म, वेरिएशन फॉर्म होंगे क्या, नहीं, तो यहां पर वेरिएशन इज नॉट फॉर्म, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज फॉर्म इन प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी में आपको क्या दिखेंगे, वेरिएशन दिखेगा, ठीक है, वेरिएशन प्रेजेंट इन प्रोजेनी, तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये रैपिड प्रोसेस है, रैपिड एंड फास्ट, ठीक है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है, स्लो एंड एलाबोरेट, ठीक है। इट इज रैपिड एंड सिंपल प्रोसेस, सिंपल एंड रैपिड, और क्या बोल सकते हैं, रैपिड एंड सिंपल, बट ये क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स, स्लो एंड एलाबोरेट प्रोसेस, ठीक है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं कि कितने काइंड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और कितने तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो टाइप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखते हैं फर्स्ट बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू, सेकेंड देखते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, थर्ड देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट स्पोरुलेशन, फिफ्थ रीजेनरेशन, and last vegetative propagation, vegetative propagation, ठीक है। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, and oogamous, basis on the morphology and physiology of fusing gametes,
ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखें आप एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है क्या? ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज तो है, ठीक है ना, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी है क्या? ठीक है, इज रिप्रोडक्शन और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के लिए हमको पता है कि 2 क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्राइटेरिया को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखने में मिल रहा है कि रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। अब रिप्रोडक्शन अगर ऑर्गेनिज्म में अब्सेंट है, इट मींस यहां पर एक्सेप्शन अवेलेबल है। अगर एक्सेप्शन अवेलेबल है तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करता, इसलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक्सेप्शन अवेलेबल है। अब एक्सेप्शन के अवेलेबिलिटी के कारण ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं म्यूल, जिनमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, वर्कर बी एंड स्टेराइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल ह्यूमन कपल। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो ये शो कर रहे हैं कि इनमें एक्सेप्शन प्रेजेंस है और एक्सेप्शन की प्रेजेंस के कारण इनमें या रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मान सकते। ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म्स। द सम टोटल of all the chemical reaction occurring in the body is known as मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर उन सबको कुल मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म्स। नाउ
मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म्स जो प्रोसेस है ये 2 प्रोसेस में डिवाइडेड हो सकता है और 2 प्रोसेस का रिजल्ट है, एक तो एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। नाउ तो अभी हम बात कर लेते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिज्म्स एंड कैटाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म्स इज बिल्डिंग अप प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? बिल्डिंग अप प्रोसेस in which simple molecule convert into complex compound, ठीक है। नाउ कैटाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म्स क्या है? ब्रेकडाउन प्रोसेस in which complex compound break into simple molecule, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। नाउ एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म्स, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है एनाबॉलिज्म्स का, और एक सिंपल एग्जांपल कैटाबॉलिज्म का रेस्पिरेशन है, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को एक इक्वेशन से आप इजीली समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन देख लेते हैं हम। नाउ 6CO2 प्लस 12H2O, क्या देख रहे हैं आप? ग्लूकोज O2 प्लस H2O, ठीक है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। इफ दिस प्रोसेस, ठीक है, अगर इस प्रोसेस को हम सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, तो यहां इस प्रोसेस को इस एरो में ये फोटोसिंथेसिस है, जहां पे क्या देख रहे हैं आप? CO2 और H2O मिलकर के ग्लूकोज सिंथेसिस कर रहा है। ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स देखते हैं तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जा रहा है CO2 प्लस H2O में। ये किस में होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो यहां पे दोनों प्रोसेस दिख रही है आपको। ये क्या है? एनाबॉलिज्म्स, और रेस्पिरेशन क्या देख रहे हैं आप? कैटाबॉलिज्म्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आर द मेटाबॉलिज्म्स इज डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म्स डिफाइनिंग फीचर्स है क्या, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म्स इज डिफाइनिंग फीचर्स और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर 2 क्राइटेरिया की हम बात करें, अनएक्सेप्टेबली प्रेजेंस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यस फुलफिलमेंट करता है, अनएक्सेप्टेबली प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स,
और दूसरा क्या देख रहे हैं कि absent in नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करता है। ठीक है ना, अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा absent इन नॉन लिविंग में absent होती है। ठीक है, ये दोनों ही फुलफिलमेंट कर रहा है। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स मेटाबॉलिज्म्स इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म्स क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये देखें आप कि मेटाबॉलिज्म्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ साथ। नाउ अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं मेटाबॉलिज्म्स के बाद कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस इज अ मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स। ठीक है, इसके लिए ये सेंटेंस आपको लर्न ही रखना है। ठीक है ना, कॉन्शियसनेस इज अ मोस्ट ऑब्वियस and technically complicated features of all living organisms। ठीक है ना, ये तो बात हो गई कि ये मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस क्या है, तो द एबिलिटी टू चेंज, द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज है क्या एक्चुअल में, द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस in environment। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी एंड साथ में गिव रिस्पॉन्स towards its accordingly is known as consciousness। The ability to detect changes in environment and give response toward its accordingly, it is known as consciousness। ठीक है, तो ये देखे आपने कि ये क्या कॉन्शियसनेस है। ठीक है ना, अब ये जो चेंजेस जो हो रहे हैं एनवायरमेंट में, इन चेंजेस को हम क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, चेंजेस प्रेजेंस इन एनवायरमेंट इज नोन एज स्टिमुलस। ठीक है, एनी चेंजेस इन एनवायरमेंट, इनको हम क्या बोल सक रहे हैं, स्टिमुलस। any changes in environment is known as stimulus। ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस होते हैं मे बी 3 टाइप से हो सकते हैं।
फिजिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलस। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलस लाइक लाइट, टेम्परेचर, chemical stimulus like acid, base, biological organisms, जो भी organisms है, ठीक है, वो भी किसी भी टाइप के चेंजेस एनवायरनमेंट पे ला सकता है। उसको अगर ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करने की एबिलिटी है, ठीक है, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना। अभी अगर अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्या कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या? फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो है, हम लोग ने पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है क्या? ठीक है, कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो कॉन्शियसनेस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी दोनों क्राइटेरिया की अगर हम देखते हैं, दोनों क्राइटेरिया फर्स्ट, अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। तो यस, ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, सारे के सारे जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंस होती है। सेकेंड क्राइटेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब्सेंट इन नॉन लिविंग, अब्सेंट इन नॉन लिविंग। तो यस, ये भी क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करता है, मतलब आप कॉन्शियसनेस को किसी भी ऑर्गेनिजम्स में नहीं देख सकते। ठीक है, नाउ कॉन्शियसनेस के लिए अगर आप सोचते हैं कि प्लांट क्या रिस्पॉन्स देता है क्या, यस, प्लांट इज आल्सो गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लाइक अगर आप देखते हैं प्लांट के लिए, ठीक है ना, कि प्लांट में कॉन्शियसनेस प्रेजेंस होती है, तो प्लांट के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इन प्लांट। ठीक है, आपने पढ़ा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो कि किसके अगेंस्ट है? लाइट के अगेंस्ट। ठीक है ना, लाइट में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस के कारण आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो सनफ्लावर है उसका फ्लावर लाइट के डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये एग्जाम्पल है। ऐसे क्या देखते हैं आप? नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ये प्लांट में नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माइमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट, माइमोसा टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है, और फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, इस स्टिमुलेशन के कारण जो भी चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस होती है। एंड कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ कॉन्शियसनेस के साथ अभी हम लोग बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, organisms who is aware
ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या देख रहे हैं आप, ओनली ह्यूमन बीइंग, ओनली ह्यूमन बीइंग is aware of himself, ठीक है, ह्यूमन एज सेल्फ कॉन्शियस। क्या देख रहे हैं आप, ह्यूमन एज सेल्फ कॉन्शियस, कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वाई, क्यों, क्योंकि आपको ह्यूमन में क्या देखने को मिलता है, ब्रेन, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है, और साथ ही साथ पीएनएस भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके कारण क्या देखते हैं आप, ह्यूमन क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट है, विथ थॉट्स, ठीक है ना, थॉट्स आते हैं उसको, फीलिंग्स, फीलिंग्स एंड फीलिंग के साथ साथ सेल्फहुड, सेल्फहुड, ये है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, बिकॉज इट इज प्रेजेंस ओनली इन ह्यूमन, है ना, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बीइंग, और क्या लिख सकते